हम लाइव आ चुके हैं। स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरल भारत न्यूज एक मीडिया का छोटा सा प्लेटफॉर्म है और आज उस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच पत्रकारिता जगत की, मीडिया जगत की, पूरे देश में जानी मानी शख्सियत में से एक कुलपति जी, एमसीयू, फॉर्मर डायरेक्टर आईआईएमसी, श्री आदरणीय प्रोफेसर केजी सुरेश जी हमारे बीच है सरल भारत न्यूज पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद हीरा जी। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान सर ने मुझे बहुत से गुरु मंत्र दिए और वो गुरु मंत्र मेरे जीवन के बहुत ही खास और अहम मंत्रों में शामिल हो गए। तो उसी दौरान सर से चर्चा हुई कि सर, किसी दिन आप हमें समय दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों के लिए लाइव प्रोग्राम कर सकें। और उसी प्रोग्राम के तहत सर की बड़ी अनुकंपा हुई और सर ने हमें लाइव आने का अवसर दिया। उसी में साथियों, हम कुछ सर से प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही पत्रकारिता जगत से सटीक प्रश्न होंगे। आप सभी जो हमें देख रहे हैं वह सभी दर्शक भी सर से प्रश्न कर सकते हैं। मैं एक एक करके कुछ प्रश्न कहूंगा। तो मैं स्वागत करता हूं सर का, एक बार फिर से स्वागत करता हूं सर आपका सरल भारत न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद हीरा राय। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बात को हजारों लोग, लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह के प्रयास, मैं मानता हूं मेरा बहुत व्यस्त रहता है दिनचर्या, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा पीढ़ी के लोग कुछ नया काम कर रहे हैं तो उसमें समर्थन करने का भी मेरा एक दायित्व है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस माध्यम से अच्छा, सकारात्मक और समाजोन्मुखी और राष्ट्रहित के काम इसके द्वारा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। निश्चय ही सर, आपका यही आशीर्वाद हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा दे रहा है और पत्रकारिता जगत में सतत नए प्रयास करने की ऊर्जा से ओतप्रोत कर दे रहा है सर। तो इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा, सर से पहला सवाल लेना चाहूंगा। सर, मैं जो अभी वास्तविक परिदृश्य है और बहुत ही बुद्धिजीवी वर्गों में एक डिबेट खास तौर पर देखी जाती है कि सर, जो वैश्विक पत्रकारिता है और भारतीय पत्रकारिता है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर देखा गया है सर। आप सर इस अंतर को किस रूप में देखते हैं सर, कैसे देखेंगे? देखिए, जाहिर है कि वैश्विक पत्रकारिता नाम की कोई चीज नहीं है। जी एक पश्चिमी पत्रकारिता है और सभी मुल्कों के अपने अपने पत्रकारिता का एक इतिहास रहा है। जी सर। भारत में पत्रकारिता का भी एक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में इसका जो है वहां से शुरुआत हुई है इस यात्रा की। पश्चिम में जी सर। बहुत लेबर मूवमेंट थे, औद्योगिकरण था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उससे निकलकर, एक वर्ग संघर्ष से निकलकर पत्रकारिता निकलकर आई है। तो ये एक, सबका अलग अलग इतिहास रहा है, सबका अलग अलग पृष्ठभूमि रही है। तो जाहिर है कि उनका जो बुनियाद, जब बुनियादी जो फर्क रहे हैं, हम लोग एक नियो कॉलोनियलिज्म या साम्राज्यवाद के हम लोग जो है, हमें गुलामों की तरह हमको जो है रखा गया था। हम एक विकासशील मुल्क है जबकि वहां विकसित मुल्क है। वहां उन्होंने साम्राज्यवाद थोपा है दूसरों पर, हम लोग उसके शिकार रहे हैं। तो जाहिर है कि उनका जो पत्रकारिता है और हमारे पत्रकारिता में फर्क होगा। उनके संस्कृति अलग संस्कृति से है, हमारे अलग संस्कृति रही है, तो ये तो होगा ही। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, पत्रकारिता के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत है वो विश्व भर में एक समान है। जैसे कि सत्यता, तथ्यपरक होना, वस्तुनिष्ठा, तटस्थता, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, ट्रुथ,
ऐसे कुछ बिंदु है जो प्रिवेसी को, निजता को संरक्षण देना, तो हम भी उन्हीं संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं जिस तरह के पश्चिमी लोकतंत्र में जो संवैधानिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो हम एक लोकतंत्र हैं, पश्चिम में भी ज्यादातर मुल्क लोकतंत्र हैं, तो ये समानता भी है। लेकिन इतिहास, संस्कृति, परिवेश, पृष्ठभूमि ये अलग होने के तरह कारण हम लोग अलग अलग तरीके से जो है उभर कर आए हैं। भारतीय पत्रकारिता किसी भी तरीके से पश्चिमी पत्रकारिता से किसी प्रकार हीन नहीं है। हमने बेहतर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। फर्क हमारे अगर सरल भारत है तो जी जी सरल भारत के बहुत से दर्शक लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सभी प्रश्न करते रहिए, जैसे ही अंत में समय मिलेगा आपके प्रश्न बारी बारी करके सर से ले लिए जाएंगे। तो सर ने जैसा कि बताया कि जो पश्चिमी पत्रकारिता है और भारतीय पत्रकारिता है, हमारी भारतीय पत्रकारिता ने भी बहुत बेहतर कार्य किए हैं। यह हम सभी युवाओं के लिए बहुत ऊर्जावान स्टेटमेंट है। तो कभी भी मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि भारतीय पत्रकारिता कई मायनों में बहुत ही अग्रणीय भी है और मूल्यवान भी है। तो हम सभी पत्रकारों को इस चीज का विशेष ध्यान देना ही चाहिए। तो सर इसी सीरीज में मैं अगला एक और थोड़ा सा तटस्थ क्वेश्चन है और हो सकता है जटिल प्रश्न हो, जो पत्रकारिता का धर्म है सर, जो इसके पालन करने के नियम कानून है सर, वो अक्सर टूटते हुए नजर देखते हैं, अक्सर विवादित हो जाते हैं। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अब पत्रकारिता के जैसे मैंने कहा कुछ मूलभूत सिद्धांत है जी, बाकी तो विश्लेषण की बात है, इंटरप्रिटेशन की बात है। मूलभूत है कि वो सत्यपरक होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर ये सिद्धांत को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि फिर हम देखते हैं कि भटकाव आता है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं। तो तब जो है वाकई उसको लेकर चिंता तो होती ही है, लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। हम लोग क्या है कि ये हर युग में, हर दशक में, हर समय, हर काल में इसके बारे में चिंता रही है। गांधी जी तो व्यवसायीकरण के इतने खिलाफ थे कि वो अपने अखबारों में विज्ञापन नहीं लेते थे, तो उस वक्त भी यानी चिंता थी। गांधी जी फिल्म नहीं देखते थे, सिनेमा नहीं देखते थे, ये कहकर कि वो सिनेमा जो है व्यक्ति के मन मस्तिष्क को भ्रष्ट कर देता है। सिनेमा के प्रति उनका नकारात्मक रवैया था। आज हम वही चीज वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, जब टेलीविजन आया तो हमने यही चीज बताया, आज हम वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। तो पत्रकारिता में भी इस तरह की बातें होती है, लेकिन होती भी रही है। कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है, न ये आखिरी बार हो रहा है। तब भी पीठ पत्रकारिता की बात होती थी, येलो जर्नलिज्म, रैग टैग जर्नलिज्म, इन सब की बात होती थी। बाद में हमने देखा कि लिफाफा जर्नलिज्म आया, उसके बाद हमने देखा कि पेड न्यूज आया, राडियो टेप्स आए। तो अभी जो हो रहा है उसको देखकर मुझे कम से कम ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है। ये भी, इससे भी आगे निकल जाएंगे हम लोग, उभर जाएंगे, ये पूरा विश्वास है, क्योंकि मूल सिद्धांत पत्रकारिता के वही है और उस पर आज भी अच्छे पत्रकार काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है। पत्रकारिता का कोई अभी से ही ऑबिचुअरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा माहौल देख के ऐसा लगता है कि शायद कुछ ज्यादा नकारात्मकता बढ़ी है, शायद कुछ ज्यादा ही हल्ला मचा हुआ है, लेकिन मुझे अंततोगत तो हमारे जितने भी, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, हमें यही सीख मिला है कि सत्य का असत्य पर विजय होता ही है। निश्चय तौर पर लाक्षागृह तो उस जमाने में भी था हीरा राय साहब, महाभारत भी था, है ना।
सर आपने जी महाभारत और रामायण की जो अभी चर्चा की है, और इसी बीच आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सर, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा। सर ये जो हाँ। लक्ष्मण रेखा है, इस पर थोड़ा सा क्लारिफाई करिए सर। आखिरकार कौन सी लक्ष्मण रेखा की चर्चा होती है और ये कितनी सटीक रहती है, और इसकी क्या सीमा है सर? आखिरकार लक्ष्मण रेखा है क्या सर? कृपया कर सर प्रकाश डालें। लक्ष्मण रेखा, फिर मैंने वही कहा, जिस दिन आप जी सत्य असत्य पर आप आधारित खबरें लिखने लगेंगे, जिसको आज हम जी फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आपने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। आप जिस दिन जो है निष्पक्षता छोड़ देंगे, एक ही पक्ष का एक ही तरफ का जो है खबर देंगे, जहां आप दूसरे पक्ष को आप नहीं रखेंगे, तो फिर वो भी आपका जो है पत्रकारिता धर्म का उल्लंघन है ना। राइट। आप तथ्य नहीं रखेंगे, है ना, आप एक्टिविस्ट बनेंगे, एक्टिविस्ट नहीं बनेंगे। फैक्ट, तथ्य, तथ्यों को रखना जरूरी है। तथ्य को रख के उसके आधार पर बात करिए। तो तथ्य को नहीं रखेंगे, तब आप उल्लंघन कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा की। आप किसी व्यक्ति के जो है उस पर बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो जो है वो बिल्कुल आप पत्रकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। आप जो है सनसनीखेज बनाकर जो है लोगों के व्यक्तिगत जो जीवन जो है उनके निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां आप खबरों के साथ आप समझौता करते हैं किसी चीज के एवज में, चाहे वो धन हो या पद हो या कुछ भी हो। तो मुझे जी लगता सर। है कि आ, ये पत्रकारिता का धर्म यह भी है लक्ष्मण रेखा कि भाई आप पक्षकार नहीं बनेंगे, आप पत्रकार बनेंगे। जब आप पक्षकार बन जाते हैं तो फिर वहां भी उल्लंघन होता है लक्ष्मण रेखा का। जी सर, बहुत बहुत ही संतुष्टदायक उत्तर रहा सर, मेरे लिए तो रहा, और आशा करता हूँ सभी दर्शकों के लिए भी रहा होगा। सर यहाँ पर एक और मेरे मन में प्रश्न आया कि जब पत्रकार को अपना धर्म पालन करना होता है और लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं करनी होती है, उस दौरान उसके जीवन में बहुत से आर्थिक तंगी और आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है एक आम पत्रकार। तो जो भारत में पत्रकारों की आर्थिक स्थिति है सर, उस पर सर आप क्या कहेंगे? क्या क्या इनका भविष्य क्या होगा सर इसका? देखिए, एक तो ये पत्रकारिता अगर कोई शुद्ध व्यवसाय के रूप में देख रहा है या एक करियर जी के रूप में देख रहा है शुद्ध, जी तब तो उसको नहीं आना चाहिए। जी सर। उसको कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहिए। पत्रकारिता का सामाजिक सरोकार है। थोड़ा बहुत संघर्ष के लिए तो आज भी तैयार रहकर ही आना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। आ, तो अगर इसके लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आपको पता होना चाहिए यहाँ संघर्ष है, और इस संघर्ष करते हुए हमें जो है एक अपना जीवन यापन करना है। उसमें अच्छे पल भी आएंगे, थोड़े कठिनाई के पल भी आएंगे। तो ये तो है, ये रहेगा। तो पहली बात ये है कि आप जब ये तय कर लेते हैं कि पत्रकारिता में आना है, तो एक तो आपको ये मन बनाना पड़ेगा कि ये मैं एक बहुत ही खुशनुमा एक जिंदगी जहां सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। फिर वो पत्रकारिता नहीं होगा, कुछ और होगा। आपसे कुछ लोग नाराज भी होंगे, आपसे कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। अगर आप सबको खुश करके चल रहे हैं तो फिर तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो ये भी है बात। लेकिन आज के जो माहौल है उसमें पत्रकारिता में पहले के मुकाबले ठीक ठाक तनख्वाहें मिलती है। बहुत ज्यादा लालच ना हो, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। कबीर वाणी को अगर याद रखेंगे तो उसको अगर अपना गुरु मंत्र मान के चलेंगे तो कंफर्टेबल लाइफ होगा। लेकिन बहुत ज्यादा घोड़ा गाड़ी बंगला ये सब सोच रहे हैं तो फिर पत्रकारिता, ईमानदारी के पत्रकारिता में तो कम से कम इसकी गुंजाइश कम है।
अच्छी सैलरीज आजकल एंकर वगैरह के अच्छे कई लाखों में होती है, तो अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों को, कितने लोग एंकर बनेंगे? तो कुल मिला के तो 900 चैनल है, तो उसमें भी 300 ही है आपके न्यूज के चैनल, 300 350 चैनल है। तो 350 चैनल में आपको कितने लोग जो है नौकरी दे पाएंगे? कितने लोगों की नौकरी एंकर के तौर पर? तो सब तो एंकर बन नहीं सकते हैं, और उसमें भी बड़े चैनलों में ही बड़ी तनख्वाहें रहती है। बाकी फिर अच्छी ठीक ठाक तनख्वाह देते हैं बड़े मीडिया हाउसेस तो, लेकिन बाकी तो मैंने जैसे कहा कि कई चीजें पत्रकारिता में इसलिए नहीं आते हैं कि मेरे भी माता पिता चाहते थे कि मैं सरकारी मुलाजिम बनूं, मैं अफसर बनूं सरकार में, लेकिन मेरा शुरुआत से ही रुझान पत्रकारिता की तरफ था, और मुझे किसी चीज का मलाल नहीं है कि मैंने जो है 3 दशक से ऊपर पत्रकारिता किया है। तो मैं बड़ा गर्व के साथ पीछे मुड़ के देखता हूं कि ठीक ठाक ही किया। ठीक ठाक नहीं सर, जितना कि मुझे जानकारी लगा है सर, वो बहुत ही बड़ा करियर था आपका, और जो दर्शनिष्ठ तौर पर जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं दर्शक, वो सभी आप उन सभी के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और व्यक्तिगत मेरे भी बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं सर। जैसा कि दर्शकों सर ने अभी कहा है कि अभी कहाँ मरा आराम हमें, अभी संघर्ष अनवरत जारी है। वास्तव में पत्रकारिता यही है, और जो लोग पत्रकारिता को अगर व्यवसायिक करियर के तौर पर देखना चाह रहे होंगे, तो सर ने 2 टूक शब्दों में कहा है, पत्रकारिता का कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार है। तो यदि आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यदि पत्रकारिता से आप जुड़ना चाहते हैं, तो जो मूल मंत्र है सर का, वो यही है कि पत्रकारिता एक सामाजिक सरोकार है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर इसी दौरान चर्चा करते हुए मुझे एक चीज का याद आया सर, आपने जैसा कि कहा कि जो बड़े बड़े टेलीविजन चैनल है, मीडिया हाउस है, तो वो काफी सैलरीज देते हैं। इसी दौरान सर भारत में जो गवर्नमेंट मीडिया हाउसेस है, जैसे सर दूरदर्शन है और भी न्यूज एजेंसीज हैं, पीटीआई है, उनका सर न्यूज का जो फॉर्मेट होता है या न्यूज प्रेजेंट करने का तरीका होता है, और जो प्राइवेट न्यूज एजेंसीज है उनका तरीका होता है सर, इन सब में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को आता है। और कई बार तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ तक कि आम लोगों में यह चर्चा है कि अगर आपको जैसे ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाए किसी प्राइवेट न्यूज चैनल को देखते देखते, तो अचानक से दूरदर्शन लगा लीजिए, आप अच्छे से शांत होगा, आपको लगेगा आप शांति है। और अगर आपको जैसे ब्लड प्रेशर हाई करना हो, तो कोई भी आप प्राइवेट न्यूज चैनल पे चले जाइए। इस बात पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए इसका और कोई कारण नहीं है। मोटिव क्या है? प्राइवेट न्यूज चैनल को मुनाफा कमाना है। उसको अगर मुनाफा नहीं भी कमाना है तो कम से कम उसका खर्चा निकालना है। तो कई प्राइवेट चैनल तो नुकसान में चलते हैं, और उनको किसी तरीके से सनसनी बना के अपनी और जो श्रोता हैं या दर्शक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना है। जो सरकारी चैनल जिसको कहते हैं, प्रसार भारती के, दूरदर्शन हुआ, या फिर संसद के जो चैनल्स हैं, लोकसभा टीवी हुआ, राज्यसभा टीवी है, इन पर आय को लेकर कोई दबाव नहीं है। ये सर यही कितने लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उनका खर्चा पूरा उठाने के लिए एक तरफ संसद है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है जो फंडिंग करती है। तो आय की चिंता नहीं है। जब आप आय की चिंता करोगे तब जाके आपको बहुत कुछ करना पड़ता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये दबाव दूरदर्शन के पास नहीं है। तो जब दबाव नहीं है आपके ऊपर, तब आप जो है बड़े शांत तरीके से आप चर्चाएं करा सकते हैं। आप उन समाचारों को भी प्रमुखता दे सकते हैं कि सरकारी योजनाओं के बारे में, और किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, गांव देहात के बारे में, वनवासी क्षेत्रों के बारे में। ये आपको निजी चैनल तो देखते हैं, भाई इसको दिखाने में किसको रुचि होगी। उनको जितना सनसनी बनाया जाए, मनोरंजन को लाया जाए, उतना उनका टीआरपी बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ेगी तो विज्ञापन मिलेगा, विज्ञापन मिलेगा तो गाड़ी चलेगी। तो कुछ मजबूरियां भी हैं, और कुछ तो
आपसी जो प्रतिस्पर्धा है उसके चलते पत्रकारिता के कुछ मूल्यों को भी तिलांजलि दे दी है। ये भी है, आपस में अगर सहमति बने कि हम एक स्तर या कुछ मानक तय करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपस में तय होना चाहिए, वरना पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो आप सही कह रहे हैं कि कई बार तो डॉक्टर लोग सुनने में आया कि कहते हैं कि आप टेलीविजन चैनल मत देखा करें, निजी चैनल, उससे बीपी और शुगर बढ़ जाती है। हमें तो आदत हो गई है, हम नहीं देखते हैं तो हमें हो जाती है। आप लोग तो सर अब महान हो गए फील्ड में, मतलब आपका पूरा जीवन ही सर उसमें निकल गया, तो वो रूटीन में आ गई वो सारी चीजें आप लोगों के। तो सर मैं एक और चीज है जो मतलब पत्रकारिता जगत में डूब गए हैं लोग और जो बड़ा भविष्य बनाना चाह रहे हैं, कई लोग जैसे बोलते हैं कि भारत हाँ, में इसमें पत्रकारिता में शोध दोबारा है। दोहराएंगे? जी सर, जी सर। आपका प्रश्न दोहराइए जरा। जी सर। सर जो भारत में पत्रकारिता जगत में शोध की क्या स्थिति है, मतलब जो रिसर्च होती है और पत्रकारिता संचार में शोध, इसकी सर क्या स्थिति आप कैसे देखते हैं सर? ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है और आम लोगों को इससे पत्रकारिता कोई। क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा नहीं है। जी सर। हीरा तो राय सर जी थोड़ा। मेरा बड़ा, क्योंकि ना मैंने पश्चिमी जो ट्रांसनेशनल न्यूज एजेंसी संवाद समितियां हैं इनके सब रिपोर्ट में देखता रहा। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बैकग्राउंडर पर जोर नहीं है। पश्चिम में कोई भी समाचार देते हैं तो उसके पीछे वो पूरा उसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं। अब समझ लीजिए भारत पाकिस्तान किसी विवाद को वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो शुरू करते हैं 1947 में जब विभाजन हुआ, वहां से लेकर दोनों मुल्कों में 3 युद्ध लड़े गए, यहां तक वो, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कोई भी नया पाठक पहली बार इस समाचार को पढ़ रहा है तो उसको पृष्ठभूमि की समझ होनी चाहिए। हमारे यहाँ बैकग्राउंडर का कोई कल्चर है नहीं। कोई बड़ी घटना घटती है तो हम बैकग्राउंडर जरूर लगाते हैं कि समझ लिए एक हवाई दुर्घटना हो गई तो पहले कहाँ कहाँ दुर्घटना हुई, कैसे हुई, इसका तो हम बैकग्राउंडर लगाते हैं। लेकिन आमतौर पर रिसर्च पर बहुत ज्यादा जोर नहीं है। बहुत कम अखबार हैं, चैनल है जहां पूरा का पूरा एक रिसर्च यूनिट है जो शोध करता है। जो पहले यस। पहले हमारे यहाँ सब पुस्तकालय हुआ करते थे, क्लिपिंग्स रखा करते थे, मॉर्ग हुआ करते थे जहां पुराने अखबार रखे जाते थे। जी सर। अब तो डिजिटाइज भी हो गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा, अब ये जो आसान साधन, ये जो गूगल बाबा जो मिल गए ना, जी गूगल सर। बाबा शरणम, तो इसमें आपने कीवर्ड मार दिया और जो सामने आ गया उसको उठा के परोस दिया बगैर जांचे परखे कि भाई वो है सत्य या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं, और पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। विदेशी अखबारों में शोध ही नहीं, अगर कोई पत्रकार फेलोशिप करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको कुछ वर्षों के लिए अलग अलग मुल्कों में भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ आपको फेलोशिप मिल गया तो आपके नौकरी जाने के चांसेस ज्यादा है कि भाई या तो फेलोशिप करो या नौकरी करो। तो हम ये नहीं कहते कि भाई हमारा एक पत्रकार को फेलोशिप मिल गया तो उसको जो है उससे संस्था की ताकत बढ़ेगी, इसलिए उसको समर्थन करने के जगह हम उसको हतोत्साहित करते हैं। तो इसलिए पत्रकार ज्यादा, मुट्ठी भर पत्रकार हैं जो कभी शिवनिंग फेलोशिप ले लेते हैं, कभी फुलब्राइट ले लेते हैं, कभी देश के अंदर के ही कुछ फेलोशिप, चंद फेलोशिप जो पत्रकारों के लिए है, यूनिसेफ वगैरह के, ऐसे कुछ फेलोशिप को वो लेते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पत्रकार बहुत ज्यादा अपने व्यक्तिगत प्रयास से, अगर कोई, मुझे अच्छा लगता है जब कुछ पत्रकार पीएचडी कर रहे होते हैं, कुछ किताब यस। लिखने प्रयास करते हैं, तो वो व्यक्तिगत प्रयास है। संस्थागत कोई समर्थन ऐसे ऐसे पॉलिसी बहुत कम मीडिया वाले देते हैं, जहां आपको ये बताया जाता है कि आप जाइए, आप बीच बीच में जाइए, थोड़ा अकादमिक जगत में थोड़ा काम करके आइए। ऐसा एक, जैसे पश्चिम में थिंक टैंक्स में वो भेजते हैं, इस तरीके का अध्ययन का एक प्रक्रिया अपने यहाँ नहीं है।
सर जैसा कि आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझे एक और उसी से संबंधित प्रश्न आ गया। आपने कहा गूगल बाबा, तो इससे मुझे सर याद आया कि जो इंटरनेट जब से आया है, इंटरनेट युग आया है, उसके पहले की एक पत्रकारिता होती थी सर, वो काफी अलग थी, और इंटरनेट के युग के बाद की पत्रकारिता। आप सर इस परिवर्तन को विशेष रूप से कैसे देखते हैं सर? क्या क्या विशेष आमूलचूल परिवर्तन हो गया है क्या पत्रकारिता में इंटरनेट के माध्यम से? जी जी, मैं तो अक्सर इसके लिए एक शब्द प्रयोग करता हूँ। मैं कई लेक्चर्स में बोलता हूँ कि जैसे आप इतिहास को दो हिस्सों में बांटते हैं, बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और अनो डोमिनी, यस सर, वैसे यस मीडिया को दो भाग में आप लगा सकते हैं, बीजी और एजी, बिफोर सर। गूगल एंड आफ्टर गूगल। तो ये जो बिफोर गूगल वाले पत्रकार हम लोग हैं। हम लोग जो है प्रेस क्लिपिंग देखते थे, लाइब्रेरीज में जाके पुस्तकालयों में बैठते थे। हम लोगों को एक खबर का अगर पृष्ठभूमि ढूंढना है तो बहुत कठिन होता था। आज गूगल बाबा के आने के बाद काम में तेजी आ गई है, लेकिन बहुत सतही हो गया है। समझ समझ सतही हो गई है, गहन अध्ययन नहीं होता है। तो आज जो है पता है कि भाई एक विषय है, तो अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हमें भेजा जाएगा, चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए। तो अक्सर हम आजकल बहुत बेतुके सवाल सुनते हैं, जिसका यानी कि उसके बारे में बगैर अध्ययन किए लोग पहुंच जाते हैं, और अगर थोड़ा अध्ययन भी किया है तो वो गूगल के माध्यम से किया है। कोई उसके बारे में जो अध्ययन की एक प्रक्रिया रही है, मैं अक्सर ये बताता हूं कि पत्रकारों ने अब पढ़े बगैर लिखते हैं और सुने बगैर बोलते हैं। बड़ा ही व्यंग्यात्मक है सर ये तो। यस सर, यस सर। सर कुछ साथियों के काफी प्रश्न आ गए हैं, थोड़ा सा मैं एक दो प्रश्न ले लेना चाहूंगा सर। हाँ हाँ, ले दो लीजिए, प्रश्न समय का जो भी थोड़ा अभाव है। जी। बिल्कुल सर, मैं बहुत बहुत जल्दी कंक्लूड करता हूँ। एक विशाल जी का सर प्रश्न है, मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। विशाल जी कह रहे हैं सर, पत्रकारिता का उद्बोधन एक नकारात्मकता की दिशा में जाता हुआ दिखता है, और ऐसा कुछ ही मीडिया की वजह से होता हुआ दिख रहा है। हमें इसके लिए क्या करना होगा एक सामान्य नागरिक के तौर पर? बहुत अच्छा नहीं प्रश्न नहीं, सर। सही सही बात कह रहे हैं विकास जी, विशाल जी जो हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल पत्रकार खुद ही खबरों में रहते हैं, तो फिर क्या बताएं। ऐसा एक माहौल बन गया है। पत्रकारों का को खबर बनानी चाहिए, उसके जगह वो खुद ही खबर बन जाते हैं। तो ये एक नकारात्मकता की दिशा में तो है ही, एक नकारात्मकता है। उसका एक कारण है कि अब हम बहुत एक ध्रुवीकृत हो गए हैं। हम लोग लोकतंत्र में विचार वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। विचार अपनी जगह है, लेकिन अब विचारों के आधार पर पत्रकार भी बट गया है, और ये दुखद है। मैं मानता हूं कि इससे एक नकारात्मकता बढ़ी है, और समाज में अब समय आ गया है जब समस्या केंद्रित पत्रकारिता के जगह समाधान आधारित पत्रकारिता, इस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, एक और प्रश्न आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। आज पत्रकारिता में जब सही बात बोलने की लोग बात करते हैं तो लेफ्ट के हैं या राइट के हैं? क्यों पत्रकार ऐसा कर नहीं पाता जो सही हो, चाहे या लेफ्ट हो या राइट हो के पक्ष में बोलना? मतलब सर प्रश्न ये कि लोग पहले से पूर्वाग्रहित हो जाते हैं कि ये लेफ्ट का है, ये राइट का है, ये जो बोलेगा उनको मैं सपोर्ट वही कह रहा करेगा। हूं कि वो ये इसका मतलब है कि हमारी विश्वसनीयता कम हो गई। आज हमारी मंशा पर जो है सवाल उठाते हैं, हमारे नियत पर सवाल उठाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। हमारे मंशा पर नहीं सवाल उठाना चाहिए, नियत पर सवाल नहीं उठना चाहिए। आज लोग जब कोई अखबार में कुछ लेख पढ़ते हैं तो उनके मन में ये नहीं जाता है कि क्या लिखा है, उनके मन में जाता है क्यों लिखा है। जब क्यों लिखा है आ जाता है तो नियत पर सवाल खड़ा होता है। ये नहीं होना पूर्वा चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। मुझे यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की कुछ लाइनें याद आ गई हैं।
मुंशी प्रेमचंद जी सर कहते थे कि लेखक वो नहीं है जो लिखते हुए उद्देश्य को थोप दे और जो पढ़ने वाला उद्देश्य समझ जाए। अगर पढ़ने वाला उद्देश्य समझ जा रहा है तो लेखक असफल है। शायद वही बात सर ने कही है। सर मैं एक और प्रश्न लेना चाहूंगा। हमारे इकोनॉमिस्ट सर श्री शैलेंद्र यादव जी का है सर, आर्थिक समीक्षा नहीं होती मुद्दों की, नेताओं के बयानों को प्राथमिकता दी जाती है और आर्थिक पत्रकारिता का भविष्य है। नहीं, देखिए, पत्रकारिता का तो भविष्य तो उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग देर सवेर ये सब जो नौटंकी हो रहा है इससे ऊब जाएंगे और वो फिर सत्यता, निष्पक्षता, इसकी तलाश में लोग निकल पड़ेंगे। ऐसे माध्यमों को ही समर्थन देंगे जो तथ्यपरक हो, सत्यपरक हो, जो निष्पक्ष हो, इनको ही समर्थन देंगे। लेकिन यह हकीकत है कि आज सतही मुद्दों पर, सनसनीखेज मुद्दों पर जो है उन्हीं पर जोर दिया जा रहा है। गहराई से किसी विषय का विश्लेषण नहीं होता है। तो आर्थिक ही नहीं, सामाजिक विषय तो नदारद है, ग्रामीण अंचलों के विषय नदारद है, कृषि मुद्दों नदारद है, वनवासी क्षेत्रों का नदारद है। तो मुझे लगता है कि जो जन सरोकार है वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो है कम हुआ है, लेकिन वो वापस आएगा, मुझे उम्मीद है। ये सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक श्वेता शाह जी हैं, वो कह रही सर स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे हो पाएगी? हो पाएगी जब लोग ये एहसास करेंगे कि 400 रुपए का मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न में खर्च कर सकते हैं, तो 10-20 रुपए स्वतंत्र मीडिया के लिए, स्वतंत्र समाचार के लिए भी खर्च किया जा सकता है। तब जिस दिन लोगों को ये एहसास होगा, पाठक को, दर्शक को, कि फ्री टू एयर चैनल ही नहीं देखना है, पैसे देकर भी चैनल देखे जा सकते हैं। नेटफ्लिक्स के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन चैनल के लिए खर्चा नहीं कर सकते हैं, वो तो फ्री वाला चाहिए। तब अब फ्री वाला चाहिए तो फिर फ्री वाले का क्वालिटी भी सोच लो। पैसे दोगे तो अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। खर्चा तो होता ही है चैनलों का, अखबार चलाने के लिए खर्चा तो होता ही है। अब ये तो अगर बड़े कारपोरेट घराने नहीं देंगे तो आपको देना पड़ेगा, और जिसको देगा उसके पक्ष में वो लिखेंगे। अगर जनता देती है, जनता समर्थन करती है, तो जनता के पक्ष में लिखेंगे। सर अक्सर आए दिन सुनने को मिलता रहता है सर, ये पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो खतरे में आ गया है, और तरह तरह के कार्टून मिलते हैं। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या सर जो पत्रकारिता है, जो अपने लोकतंत्र का डेमोक्रेसी फोर्थ पिलर है, उस पर नहीं, देखिए, चौथे स्तंभ का ये मतलब भी नहीं है कि हमेशा आप सरकार की आलोचना ही करें। ये भी कोई ये नहीं है, मेरा ये मानना नहीं है। देखिए, अब एडवर्सेरियल रोल जो है वो तब है जब तक एक विदेशी हुकूमत रही है, और उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सरकार का जो है मुखपत्र बनो, ये भी नहीं है। उसका ये मतलब है कि जो जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करना है। जनता के अपेक्षाएं, शिकायतें, उम्मीद, आकांक्षाएं, इसको सरकार के समक्ष लाना है। सरकार के नियति, सरकार के जो पॉलिसी में जो कमियां हैं उसको जनता के सामने लाना है। तो मैं नहीं मानता कि सरकार का ही पक्ष लेना कोई आवश्यक है या सरकार का विरोध करना बहुत आवश्यक है। मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने हमें बताया था। जहां अगर अच्छा काम होता है तो उसका शाबाशी दिया जाए, जहां गलत काम हो रहा है तो उसको जो है उसकी मजम्मत की जाए, उसकी आलोचना की जाए। सर एक और बहुत अच्छा ही प्रश्न आया है, मैं ऑडियंस का ये आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ क्योंकि समय की बहुत कमी है। सर एक सुधांशु मिश्रा जी वो कह रहे हैं सर, एक कोई भी व्यक्ति आम एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना लेता है किसी भी न्यूज के नाम से, और आम जनता में वो रौब जमाता है, और सर इसी के तरीके से इसी के और भी रूप देखने को मिलते हैं सर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उससे न्यूज का फॉर्म बना के कुछ नेगेटिव न्यूज ही प्रसार कर रहा है सर, और बहुत सारे लोग न्यूज चैनल के नाम पर तरह तरह की अपनी अपनी विचारधाराएं थोप रहे हैं। ऐसे नए डिजिटल जो मीडिया के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं सर, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, यूट्यूब बस बशर्ते है कि जो भी पत्रकार ये कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति ये कर रहे हैं, अगर उन्होंने प्रशिक्षण लिया है पत्रकारिता का तो उसको माने। क्योंकि पत्रकारिता प्रशिक्षण में सिर्फ कैमरा चलाना या मोबाइल चलाना नहीं सिखाते हैं,
बल्कि पत्रकारिता प्रशिक्षण जब होता है तो उसमें मीडिया के मूल्यों के बारे में, लक्ष्मण रेखा के बारे में, संविधान के बारे में, मीडिया के इतिहास के बारे में, मीडिया के थ्योरीज के बारे में इसकी समझ होती है। तो प्रशिक्षण बड़ा आवश्यक है। प्रशिक्षण के बगैर कोई भी पत्रकार बन जाए तो वो वैसा ही होगा जैसे कोई भी जो है इंजीनियर बन जाएगा, कोई भी डॉक्टर बन जाएगा। तो उसी तरह कोई भी पत्रकार नहीं बन सकता है, प्रशिक्षण आवश्यक है। यस सर। सर मैं एक अंतिम प्रश्न करना चाहूंगा, हो सकता है थोड़ा बहुत अगला मीटिंग है। यस सर, बस अंतिम प्रश्न सर, हम विद्यार्थियों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव साझा कीजिए जो सबसे कठोरतम रहा हो और हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद हो, प्रेरणादायक हो। अरे बहुत बहुत कठिन तो बहुत रहे हैं भाई। हम अफगानिस्तान में हम जिस होटल में रुके हुए थे, जब हम बाहर गए और वापस आए तो उसके ऊपर के मंजिलें उड़ा दिए गए थे बम से। कश्मीर में जब आतंकवाद को लेकर हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमारे रास्ते में जो है बस कुछ ही फुट दूरी पर हमें जो है लैंडमाइन मिला। अगर उसके ऊपर से गाड़ी चल जाती तो जो है बिल्कुल आज आपके बीच में इस कार्यक्रम में नहीं बैठे होते। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है जो बहुत रोमांचक भी है, लेकिन पत्रकारिता करने का आनंद भी आया। बाढ़ में, तूफान में गए हैं, बहुत ही संवेदनशील, जैसे जो मिड एयर कोलिशन हुआ था, दो हवाई जहाज टकराए थे चरखी दादरी पे और वहां 2 हवाई जहाज गिरे थे और कई लोगों की मौत हुई, उनके हाथ पैर अलग अलग पड़े हुए थे। वहां जाकर भी आपने हिम्मत के साथ, शरीर के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में आपके सामने बिखरे हुए थे और उसको उस वक्त भावुकता के भवसागर में बहना नहीं है, स्थित प्रज्ञ होकर वहां से आपको रिपोर्टिंग करना है। और पत्रकारिता जो है एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है। नए लोगों से परिचय, नए जगह देखना और नए विषयों को समझना एक सतत अध्ययन की एक यात्रा है पत्रकारिता। और बहुत कुछ सीखने को मिला जीवन में। और और क्या बताएं। जैसा कि आपको हजारों लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत और ऊर्जा का पुंज तो है ही, और आपने जो हमें समय दिया सर उसके लिए सरल भारत न्यूज और हम सभी विद्यार्थी, क्योंकि सर ये प्लेटफॉर्म भी एमसीयू के ही बहुत सारे छात्रों के द्वारा ही छात्रों के बनाया। बीच में आने की इच्छा थी, इसीलिए आपके बीच आया। जी 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 सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद है सर, आपका इतना समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।